हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद पायलट मनोज में। दोस्तों आज अपन बात करेंगे जो चैप्टर 2 है, मैंने उसका पार्ट 1 कंप्लीट करवा दिया है, जिसमें अपन ने कुछ एंगल और त्रिभुज के बारे में यानी ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। वो मैंने कंप्लीट करवा दिया। अगर जिन्होंने भी चैप्टर 2 का पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाकर उसको देखें, ताकि जो पार्ट 2 है वो भी आपको आराम से समझ में आ जाए, है ना दोस्तों। इस आज पार्ट 2 में मैंने आपको बहुभुज के बारे में डिटेल में समझाया है, बहुभुज क्या होता है, और वर्त है, सर्कल है, उसके बारे में बताया है। और ये चैप्टर आज पार्ट 2 में कंप्लीट हो जाएगा। आप नोट्स बनाते रहना। तो दोस्तों चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2। तो दोस्तों जो बहुभुज होता है, जिसमें बहुभुज भुजा के आधार पर एक होता है और एक कोण के आधार पर होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे भुजा के आधार पर है तो उसमें दो पार्ट हैं, एक समबाहुभुज और एक विषम बहुभुज, एक रेगुलर पॉलीगन और एक नॉन रेगुलर पॉलीगन। जबकि कोण के आधार पर है एक उत्तल बहुभुज और एक अवतल बहुभुज। इनको अपन आगे डिटेल में देखते हैं, तब आपको पता चलेगा कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, नॉन रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, उत्तल बहुभुज क्या होता है, अवतल बहुभुज क्या होता है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपना आगे। तो दोस्तों देखो, समबाहुभुज में क्या होता है, जब आपकी भुजा और कोण आपस में बराबर है उसे अपन क्या कहते हैं, समबाहुभुज। देखो मैंने दो डायग्राम बना के रखे हैं, एक त्रिभुज का और एक वर्ग का। इसमें देखो इसकी भुजा भी बराबर है और इसके कोण भी बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये समबाहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन। जबकि दूसरे डायग्राम में भी मैंने बना रखा है, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर है और चारों कोण भी आपस में बराबर है, तो ये क्या होगा, ये भी आपस में समबाहुभुज हो गया है ना। तो आई होप आपको ये समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं बहुभुज। विषम बहुभुज में क्या होता है, उसकी सारी भुजाएं भिन्न भिन्न होती है। अगर भुजाएं भिन्न भिन्न है तो एंगल भी भिन्न भिन्न होंगे, तो उसे अपन क्या कहते हैं, विषम बहुभुज। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तल बहुभुज यानी कॉन्वेक्स पॉलीगन। देखो कॉन्वेक्स पॉलीगन का मतलब होता है कि उसका प्रत्येक कोण क्या होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा। देखो मैंने लिख भी रखा है, यानी थीटा लेस देन, ये थीटा लेस देन 180 डिग्री, यानी प्रत्येक कोण क्या होगा, 180 डिग्री से कम होगा। अब देखो मैंने एक डायग्राम बना के रखा है, इसमें देखो इसका प्रत्येक कोण क्या है, 180 डिग्री से कम है, तो ये कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा है अवतल बहुभुज यानी कॉनकेव पॉलीगन। देखो कॉनकेव पॉलीगन में क्या, जस्ट उसका उत्तल का यानी जो अवतल बहुभुज है उसका उल्टा, उसमें थीटा बराबर थीटा लेस देन 180 था, इसमें थीटा ग्रेटर देन 180 हो जाएगा ना, 180 डिग्री से बड़ा। देखो थीटा कोण का मान क्या है, 180 डिग्री से बड़ा हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, अवतल बहुभुज। ये देखो मैंने एक डायग्राम बना के रखा है, उसमें थीटा का मान क्या है, 180 डिग्री से बड़ा बताया है। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं बहुभुज के बारे में, है ना, कि किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग क्या होता है, उसके सभी बाह्य कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, किसी बहुभुज के आंतरिक कोण तथा बाह्य कोण का भी योग क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोण का योग क्या होता है। अब अंतःकोण का योग अपन कैसे निकालेंगे दोस्तों, n-2 इंटू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा, आपको अंतःकोण निकालना है तो n-2 इंटू 180 डिग्री, ये आपका एक फॉर्मूला हो जाएगा अंतःकोण निकालने का, जिसमें n बराबर क्या हो जाएगी, भुजा की संख्या, भुजा की संख्या। ठीक है दोस्तों, फिर आता है किसी भी बाह्य कोण के बहुभुज कोण के विकर्णों की संख्या, बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञान निकालनी है अपन कि इस बहुभुज में कितने विकर्ण हैं। तो इसमें क्या होगा आपका n-3 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, n-3 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालने के। और त्रिभुज के बारे में बता दिया था कि त्रिभुज में उसका एक भी विकर्ण नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं समबाहु, उसके अंतःकोणों का योग, समबाहुभुज यानी जिसकी भुजाएं भी बराबर होती है और कोण भी बराबर होते हैं ना, समबाहुभुज। तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, वो मैंने कॉमन फॉर्मूला बता ही दिया था, है ना। तो उसका क्या हो जाएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री, वो क्या हो जाएगा, समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग निकालना। ठीक है दोस्तों, ये दोनों लाइनें मैंने सेम लिख दी है। समभुज के प्रत्येक अंतःकोण का योग निकालना हो, प्रत्येक अंतःकोण निकालना हो आपको, तो वो क्या हो जाएगा, n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n बराबर मैंने बताया कि भुजा की संख्या होगी, ये इसका एक फॉर्मूला हो जाएगा आपका।
है ना। समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण क्या हो जाएगा, n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n हो जाएगा, डिवाइडेड बाई n। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो जाती है बहुभुज के बारे में जो आपको याद रखनी है, जो लोको पायलट के एग्ज़ाम में हमेशा पूछी जाती है। फिर देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीगन है जो मैंने बताया है, इनके नाम के वजह से इनको कहा जाता है कि ये क्यों है ना। तो देखो पंचभुज यानी इसमें 5 भुजा होगी, षष्ठभुज यानी 6 भुजा होगी, सप्तभुज यानी 7 भुजा होगी, अष्टभुज यानी 8 भुजा होगी, नवभुज नौनागन यानी 9 भुजा होगी, डेकागन यानी 10 भुजा होगी। कभी देखो इंग्लिश का नाम भी आ जाता है एग्जाम में, तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं ना। एकादश भुज यानी 11 भुजा होगी, है ना, अनडेकागन। द्विदशा भुज यानी ड्यूडेकागन, है ना। ये आपको नाम याद रखनी है इसके, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि किस बहुभुज में कितनी भुजा होती है। और एक आपको बहुभुज देंगे, जैसे कि षष्ठभुज दे दिया, अब आपको पूछ लेंगे षष्ठभुज में अंतःकोणों का योग निकालिए, तो आपको वो फॉर्मूला लगा के आपको उसकी फॉर्मूला में क्या हो जाएगी, n बराबर 6 हो जाएगी षष्ठभुज में, तो n की वैल्यू 6 - 2 इंटू 180 आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं उत्कीर्णन और परिगत बहुभुज क्या होता है। देखो उत्कीर्णन का मतलब होता है जब कोई बहुभुज के शीर्ष किसी वर्त के टच होते हैं यानी स्पर्श होते हैं, यानी किसी बहुभुज के, ये देखो ये शीर्ष है, किसी बहुभुज के शीर्ष, ये देखो ये शीर्ष है, किसी वर्त को स्पर्श करते हैं तो उससे अपन क्या कहते हैं, उत्कीर्णन बहुभुज। ठीक है, अगर परिभाषा समझ में नहीं आए तो मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख लेना। उत्कीर्णन बहुभुज उस बहुभुज को कहते हैं जिसके सभी शीर्ष वर्त के परिधि को स्पर्श करता है। बात वही है मैं बोल रहा हूँ, जो बहुभुज है उसके शीर्ष अगर वर्त के स्पर्श करे तो वो क्या है, उत्कीर्णन बहुभुज। अब बात करते हैं परिगत बहुभुज। अब देखो मैंने 2 डायग्राम बना रखे हैं परिगत के भी। तो परिगत में क्या होती है, जब भुजा वर्त को स्पर्श करे तो वो क्या होगा, परिगत बहुभुज। उसमें क्या था, उत्कीर्णन में जो बहुभुज थे उसके शीर्ष टच कर रहे थे वर्त के, और इसमें क्या है, बहुभुज की भुजाएं शीर्ष को वर्त को टच करी, इसलिए ये क्या हो गया, परिगत यानी सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन। ठीक है, ये छोटी छोटी परिभाषाएं अक्सर लोको पायलट के एग्जाम पूछी जाती है। 1 मिनट चाय पी लेता हूँ यार, ठंडी हो जाएगी। अब बात करते हैं वर्त। देखो वर्त के बारे में सबको पता है क्या होता है क्या नहीं होता है, तो इसकी डेफिनेशन आप देख लेना, सर्कल होता है डायरेक्ट, है ना। तो मैं इसके जो इम्पोर्टेंट बातें वो बता देता हूँ ना। देखो रेडियस क्या होती है, डायमीटर की आधी होती है। ठीक है, जैसे कि एक सर्कल है, ये सर्कल है, ये इसका डायमीटर है। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। ठीक है, अगर ये 4 दे रखी है तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, तो r बराबर ये टोटल d है, तो ये क्या हो जाएगा, r बराबर d/2। ठीक है, और डायमीटर निकालना है तो इसका जस्ट फॉर्मूला उल्टा आ जाएगा, ये d इधर है तो 2 इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो डायमीटर आ जाए 2d बराबर 2r, तो ये इसका डायमीटर हो गया। ठीक है, देखो दोस्तों मैं जो तैयारी करा रहा हूँ, मैं एकदम नॉर्मल एवरेज बंदे, एवरेज से भी बिलो होते हैं ना, उस बंदे को लेकर चल रहा हूँ मेरे यूट्यूब पर, है ना। एक एवरेज से भी बिलो बंदे के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको जो बॉटम से चीज़ें एकदम छोटी से छोटी चीज़ है ना आपको समझ में आए ना। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाता हूँ मैं, एकदम शॉर्ट से वीडियो में मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देता हूँ। आपने देखा ही होगा जो फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ाया था 3 वीडियो में मैंने ख़त्म कर दिया था, और आज सेकंड चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, छोटा सा चैप्टर, मैंने इसको 2 वीडियो में कंप्लीट कर रहा हूँ आज। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो आप नोट्स बनाते रहिए ताकि जो LP की वैकेंसी आएगी नेक्स्ट तो आप उसमें डायरेक्टली सेलेक्ट हो जाए ना दोस्तों। और ये नोट्स आपके जीवन भर काम आने वाले हैं, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। अगर किसी भी एग्ज़ाम में अगर बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट आता है तो इन नोट्स के जरिए आप पढ़ के एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं ना। तो देखो जो वर्त है ना, वर्त का चाप होता है, तो चाप क्या है, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु पर
ये जो चीज़ है ना, ये चाप हो गई इसकी, ये क्या हो गई, चाप हो गई। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, चाप। यानी दो बिंदुओं के बीच के, जैसे ये बिंदु और ये बिंदु, दो बिंदुओं के बीच के भाग को अपन क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है जीवा की। तो जीवा किसे कहते हैं अपन, के वर्त के दो बिंदुओं से मिलकर एक रेखा बनती है। ठीक है, ये रेखा बन गई, ये क्या हो गई, ये इसकी जीवा हो गई, ए और बी क्या हो गई, जीवा हो गई, है ना। लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये केंद्र से होकर निकलती है तो ये व्यास हो जाएगी, ये केंद्र से होकर नहीं गुजरनी चाहिए। बाकी सर्कल में ये कहीं भी हो सकती है, उसको अपन क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। जैसे ये भी जीवा हो गई, ये भी जीवा हो गई, टच करनी चाहिए, ये भी जीवा हो गई, ये भी जीवा, लेकिन ये जीवा नहीं होगी क्योंकि ये सर्कल से जा रही है। ठीक है दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखना, एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब देखो, जो समान चाप होता है ना, समान चाप तथा समान जीवा द्वारा वर्त के केंद्र पर कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि समान चाप और समान जीवा, ये देखो, ये चाप, ये चाप हो गया, ये वाला चाप हो गया आपका, मैंने बताया आपको, ये आपका चाप हो गया, सी से लेकर बी बिंदु वाला चाप। और समान जीवा, ये सी बी जीवा हो गई, ये आर रेडियस है क्योंकि सेंट्रल से जा रही है, यानी केंद्रक से जा रही है, ये भी दोनों क्या हो गई, जीवा हो गई, है ना। सॉरी, जीवा क्या, रेडियस हो गई, त्रिज्या। ये सी से लेकर बी बिंदु तक क्या है आपकी चाप, सी और बी क्या है, जीवा, और ओ सी क्या है, त्रिज्या, ओ बी भी क्या है आपकी त्रिज्या। यानी अगर आपकी जीवा से वर्त की परिधि पर कोई कोण बनता है तो जो केंद्र पर कोण बनेगा वो इसका कितना होगा, डबल होगा। यानी यहाँ कोण क्या बन रहा है, एक्स बन रहा है, तो यहाँ कितना बनेगा, 2x, है ना। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली सवाल पूछ लिया जाता है। ये ऐसा आपका डायग्राम दे देगा, अगर ये कोण आपको 30 डिग्री देता है तो आप डायरेक्टली इसका आंसर लगा दे देना, 60 डिग्री होगा भाई, है ना। अगर ये आपको 60 दे दे, ये आपको 60 दे दे तो इसका आधा करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो, ये हो गया 30, यानी इसका दुगना और इसका एक गुना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी पहली प्रॉपर्टी सर्कल की। फिर बात करते हैं कि जो व्यास होता है ना, व्यास होता है ना, तो व्यास के द्वारा परिधि पर जो कोण बनेगा वो क्या होगा, व्यास के द्वारा परिधि पर, ये देखो ये परिधि है तो इस पर क्या कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो डायरेक्टली सवाल पूछ लिया जाता है कि एक वर्त के व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण कितना होगा, आपको ऑप्शन दे देगा 30, 45, 60 और 90, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 90। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टियाँ हैं क्योंकि एलपी का एग्ज़ाम 10th प्लस ITI बेस होता है, इसलिए इसमें छोटी छोटी प्रॉपर्टी काम आती है, ना कि CGL लेवल की प्रॉपर्टियाँ काम आती है। तो दोस्त ऐसा मत समझना कि मैं आपको छोटी छोटी ऐसी बेसिक प्रॉपर्टियाँ बता रहा हूँ, क्योंकि जो लोको पायलट का एग्ज़ाम है उसमें इसी तरह के सवाल आते हैं, ना कि आपको हार्ड काम करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, इसलिए आपको छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, जो कोर्स है उस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो आप दूसरी बुक्स लाकर पढ़ सकते हैं मैथ्स से, है ना। स्पर्श रेखा, दोस्तों देखो, स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है कि जब सर्कल को कोई भुजा बाहर की ओर टच करे तो वो क्या होगी, इसकी स्पर्श रेखा क्या होगी, स्पर्श रेखा। देखो ये भुजा A और B सर्कल को किसी M बिंदु पर टच करे और ये केंद्र है O, तो ये क्या होगी, अगर कोई भुजा किसी अगर कोई रेखा त्रिभुज को सॉरी वर्त को स्पर्श करे, है ना, यह वर्त है, इसको स्पर्श कर दिए तो ये स्पर्श रेखा हो गई। और केंद्र से अगर अपन क्या एक लंब डालते हैं तो जो केंद्र से लंब डालने पर उसका जो एंगल बनेगा ना वो कितना होगा, समकोण बनेगा, यानी 90 डिग्री का ये केंद्र एंगल बनेगा, है ना। एक बार वापस समझना कि अपन एक स्पर्श रेखा खींचते हैं किसी सर्कल पर और जो केंद्र O है अगर उससे उस रेखा पर लंब डालता है तो उस लंब के द्वारा बना कोण कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी याद रखना, इसी के ऊपर एक प्रॉपर्टी आएगी आगे बता रहा हूँ, वो भी याद रखनी है। अब देखो सेम है,
इसमें क्या होगा, जीवा आ जाएगी, वो स्पर्शरेखा थी, इसमें जीवा थी। अब देखो जीवा में अगर अपन किसी त्रिभुज में एक जीवा खींचते हैं और केंद्र से उस जीवा पर अपन लंब डालते हैं, तो जो लंब डाला है ना वो उस जीवा को क्या कर देगा, समान भागों में विभाजित कर देगा, यानी बराबर 2 भागों में बांट देगा। यानी जो ए एम की लंबाई होगी ना वो सीधी एम बी के बराबर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये छोटी सी प्रॉपर्टी एक और। अब देखो त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड क्या होता है, जब दो त्रिज्याएं और एक चाप मिलकर एक छोटा सा क्षेत्र बनाते हैं, उस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, ये जो क्षेत्र बना ये इसको अपन क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड। अब इसको निकालने का भी मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, लेकिन जो मैथ के सवाल होते हैं उसमें काम आता है। इसमें अपन को इतना ही पढ़ना है ना। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो आपको मैथ्स की बुक में इसका फॉर्मूला मिल जाएगा, है ना। फिर आता है वृत्तखंड। वृत्तखंड का मतलब क्या है, जब एक जीवा और एक चाप से गिरा क्षेत्र, एक जीवा और चाप से गिरा क्षेत्र। देखो त्रिज्या खंड क्या होता है, 2 त्रिज्या और एक चाप से गिरा क्षेत्र, वो त्रिज्या खंड है। यानी त्रिज्या खंड नाम से ही है, त्रिज्या से बना। और वर्तखंड यानी एक चाप और एक जीवा से बना क्षेत्र क्या हो जाएगा, वर्तखंड। ये बड़ा वर्तखंड हो गया, ये छोटा वर्तखंड हो गया, दोनों वर्तखंड ही है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अर्धवर्त की। जब सर्कल से कोई रेखा उसके केंद्र से होकर गुजरती है और वर्त को 2 समान भागों में बांट देती है तो बने वर्त क्या कहलाते हैं, आपको अर्धवर्त कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे आपके, अर्धवर्त। दोनों क्या हो गए, अर्धवर्त। अब अर्धवर्त में क्या होगा, व्यास तो बराबर हो जाएगा, व्यास कितना ही है d, और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी r बराबर d/2। कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। लेकिन इसके क्षेत्रफल में फ़र्क पड़ेगा, और वो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको मैथ्स की बुक में मिलेगा। यहाँ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग में आपको ओनली थ्योरेटिकल सवाल ज़्यादा आते हैं, ये सॉल्व करने के सवाल नहीं आएंगे, है ना। तो आपको बेसिक जो मैंने थी प्रॉपर्टियाँ वो आपको मैंने सारी बता दी है। और जो आपका ये चैप्टर 2 है ज्योमेट्रिकल फिगर्स का, यानी ज्यामितीय आकृतियों का आरेख, आज कंप्लीट होता है। आप इस चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करें, पार्ट 1। अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो पार्ट 1 ज़रूर देखें, क्योंकि पार्ट 1 देखने से आपको काफ़ी कुछ अच्छा लगेगा। उसके बाद आप पार्ट 2 देखना, ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। अगर जो बंदा या जो स्टूडेंट लोको पायलट बनना चाहता है और उसको प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स चाहिए या टेस्ट सीरीज़ चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप लोको पायलट टीम, जिसका लिंक मैंने मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर उस लिंक से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बंदा मुझसे पर्सनली कुछ गाइडेंस लेना चाहता है वो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे मैसेज कर देना, मैं उनका डेफिनेटली जवाब देता हूँ। और काफ़ी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, मुझे मैसेज करते हैं, मैं उनका 100% जवाब देता हूँ। अगर किसी को विश्वास ना हो तो आप कमेंट करके मेरे लाइव सेशन में किसी से भी पूछ लेना कि मैं इंस्टाग्राम पर मैसेज का जवाब देता हूँ कि नहीं देता हूँ। बाकायदा उनकी गुड मॉर्निंग का भी मैं जवाब दे देता हूँ अगर टाइम रहता है तो जो भी बंदा मुझसे पर्सनली बात करना चाहता है तो इंस्टाग्राम पे कर सकता है। और जो नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहता है, टेस्ट सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहता है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, है ना। उस ग्रुप में मैं PDF डालता हूँ, और जिस बंदे को जो हार्ड कॉपी चाहिए नोट्स की तो वो मुझसे बाई कोरियर मंगवा सकते हैं, लेकिन कोरियर के चार्ज आपको कोरियर बॉय को देने होंगे और नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस वीडियो में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।